मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में 9.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था और उससे पहले जो कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे थे उनको सॉल्व भी किया था एंड आई थिंक कि 13 नंबर तक सॉल्व किए थे हमने। और एग्जाम्पल में एक लास्ट एग्जाम्पल बचा था जो कि 14 नंबर एग्जाम्पल है। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा और उसको सॉल्व करते हैं। और इसके बाद एक्सरसाइज 9.4 करेंगे। आपको बोला भी था मैंने करके लाइएगा, तो आई होप कि किया होगा आपने। तो चलते हैं, पहले 14 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। मतलब एक बैंक है, उसमें जो भी मूलधन, जो पैसा आप जमा करते हैं तो वो मूलधन है और उस मूलधन में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है। 5% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। कितने वर्षों में रुपए 1000 की राशि 2 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई बैंक है जो कि मूलधन में 5% वार्षिक की दर से वृद्धि करता है तो कितने वर्ष लग जाएंगे जब ये मूलधन हमारा जो कि 1000 हमने जमा किया है वो 2 गुना हो जाएगा। अर्थात कितने वर्ष लग जाएंगे कि ये पैसे 2000 बन जाएंगे। अभी 1000 है, 2000 बन जाएंगे, ये आपको पता लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन पे मेथड है। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए, क्या तरीका रहता है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि किसी समय टी पर हमने बैंक में P रुपए जमा किए, यानी कि P मूलधन। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन को, और T समय। तो माना किसी समय T पर जो मूलधन है, किसी समय T पर मूलधन P है, तब प्रश्नानुसार आप देखें प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। वार्षिक दर से मतलब 5% एक वर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब ये मूलधन की वृद्धि की दर नहीं दी गई, आपको लगता है मूलधन के बढ़ने की दर दी गई है। तो अगर मूलधन P है, समय T है, तो उसके वृद्धि की दर को आप किस से प्रदर्शित करोगे? हाँ, आपने इसके पहले जब पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें परिवर्तन की दर पढ़ा हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो मूलधन के समय के साथ परिवर्तन की दर, उसको हम लिखेंगे dp अपॉन dt या dt ऑफ p। कितना दिया गया है? 5% की दर से बढ़ रहा है। किसका 5%? भाई 5%, 10%, 20% है तो किसी का होगा ना। किसका 5% है? तो मूलधन का 5%। तो आंसर है P का 5%, सॉरी 5%। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? फिर से, किसी समय T पर अगर मूलधन P है तो मूलधन P के समय के सापेक्ष वृद्धि की दर dt ऑफ P से लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू दी गई है कि ये मूलधन का 5% बढ़ जाया करता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो ये लिख देंगे dt ऑफ P इज इक्वल टू P का 5% यानी कि P इंटू 5 अपॉन 100। किसी का परसेंटेज निकालना तो आपको पता ही है, P का 5% है कि P इंटू 5 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करीजिए, 20 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा dp अपॉन dt इज इक्वल टू P अपॉन 20। ठीक है, अब ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई है आपकी। बस फर्क इतना है कि इसमें स्वतंत्र चर समय है और परतंत्र चर मूलधन है। समय के अनुसार मूलधन बदलेगा आपका। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्चुअली हमें मूलधन के बारे में पता लगाना है। तो हम एक काम करेंगे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। लास्ट क्लास में यही तो बात कर रहे थे हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है और वो भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसको सॉल्व करना है तो आपके पास 3 तरीके हैं, जिनमें से अभी पहला ही तरीका आपको बताया गया है। इसका नाम रखा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। वेरिएबल्स को सेपरेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, पी वाले एक तरफ कर लो, टी एक तरफ कर लो, पी इधर ले आओ, डी टी उधर भेज दो। तो ये हमने कर लिया डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी टी अपॉन 20। जैसे ही वेरिएबल से सेपरेट करके हम ऐसा लाते हैं, उसके बाद हम दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आप चाहें तो ये 1/20 कॉमन 1/20 बार कर लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब डी पी अपॉन पी को इंटीग्रेट करिए, क्या मिलेगा आपको? लॉग पी मिलेगा, और बेस ई इधर 1/20, और डी टी का इंटीग्रल क्या होगा? टी। जैसे डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का टी हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा तो t/20 बन जाएगा ये, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो लगाना पड़ेगा। समाकलन किया है तो c एक लगा दिया हमने। अब इसमें इधर लॉगरिथम दिख रहा है और उधर तो नंबर है ऐसा आपका। लॉगरिथम में एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। जैसे इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है कि क्योंकि log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो हम चाहें तो इसी को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। तो कभी भी अगर log 100 टू द बेस 10 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 है, तो हम 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको करना है। क्या करेंगे बताइए? ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा, बस आप उसी से कंपेयर कर लो। log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखेंगे? 100 इज इक्वल टू मतलब p इज इक्वल टू e टू द पावर t/20 प्लस c। इतना समझ आया सभी को? अगर इतना कर सकते हैं आप, फिर इसके बाद p इज इक्वल टू, आप देख लीजिए कि इसको अलग अलग कर दें, घातें जुड़ी हुई है ना, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटू ई टू द पावर सी, और ये दोनों ही नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, इनकी घातें फिर जुड़ जाएंगी तो फिर ऐसा बन जाएगा। अब ई टू द पावर सी, सी क्या चीज़ है? कांस्टेंट। तो ई टू द पावर सी क्या चीज़ है? ये भी तो कांस्टेंट है। हम चाहें तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना ई टू द पावर सी इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, C1 मान लो, C डैश मान लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि C कांस्टेंट है, e टू द पावर C भी एक कांस्टेंट है, तो हमने इसको कुछ और मान लिया C डैश। देयरफॉर P विल बी इक्वल टू, P की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमको? C डैश, और साथ में e टू द पावर t/20। देखो मूलधन का ये फॉर्मूला तो बन गया। मूलधन के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है उसके लिए हमने वैल्यू तो निकाल ली, पर अभी हमारा आंसर नहीं आया। उन्होंने बोला है कि कितना समय लगेगा कि हमारा मूलधन 2 गुना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा कि हमारा जो मूलधन है वो कैसा हो जाए? 2 गुना हो जाए। और एक प्रॉब्लम हमारे पास है, जैसे उन्होंने बोला कितना समय लगेगा कि मूलधन 2 गुना हो जाए, तो इसमें ये आ रहा है कि मूलधन 2 गुना चाहिए हमको, यानी कि 2000 चाहिए, और समय पूछा जा रहा है, तो मूलधन 2000 चाहिए और समय पूछा जा रहा है। तो ऐसा एक फॉर्मूला हमको चाहिए जिसमें समय हो और मूलधन हो केवल, बस। तो मूलधन की जगह 2000 लिख देंगे और समय निकल के आ जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम इसमें है कि मूलधन भी है, समय भी है, पर उसके साथ एक कांस्टेंट भी बीच में बैठा है। अब अगर हम इसमें 2000 लिखते हैं और हम टाइम निकालने जाएंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बीच में ये भी तो अननोन है हमारे लिए। इसको हमें पहले से हटाना है। अब इसको हटाने का हमारे पास क्या तरीका है? इसको हटाने का तरीका ये है आपके पास कि आप फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए या आप फिर से पढ़िए, वहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन मिलेगी जो आपको C डैश की वैल्यू दे सकती है। लिखा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में रुपए 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी? यहीं पर क्लू है बस कि कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब शुरुआत में कितना जमा किया आपने?
1000, और फिर कितने साल बाद आप चाहते हो कि 2000 हो जाएगा। तो शुरू में जो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया जाके, वो तो 1000 रुपये जमा किए ना। इसका मतलब हम एक कंडीशन यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, जब t बराबर 0 तब p बराबर 1000। पहले तो आप ये सोचिए कि शुरुआत में आपने 1000 रुपये जमा किए, उस समय तो एक भी समय नहीं बीता था ना, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट किया था आपने 1000 से। अब स्टार्ट किया तो टाइम कितना उस समय 0, और उस समय पैसे आपके अकाउंट में कितने 1000। जैसे आज आपने जमा कर दिए तो कितने दिन बीत गए जमा किए हुए आपको, एक दिन भी नहीं बीता। इसका मतलब टाइम कितना। और वैसे भी इनिशियल टाइम के लिए हम t = 0 लेते हैं, प्रारंभिक। तो प्रारंभ भी हुआ, जब प्रारंभ हुआ तो 1000 से शुरू ही हुआ, तो p जब 1000 है तो t कितना है 0। ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आप हमेशा याद रख लें, शुरुआत के लिए t हमेशा कितना लिया करेंगे 0। शुरुआत ही कर रहे हैं ना उस समय से, तो आप तो t = 0, p = 1000, वैल्यू लिख दीजिए। p की जगह 1000, c डैश e⁻, t की जगह बउआ जब 0 लिख दोगे तो 0/20 क्या बन जाएगा 0, और e⁻0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। इसका मतलब c डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1000। ये वैल्यू यहां अप्लाई करिए। Therefore p = c डैश की जगह पर 1000 लिख देंगे, इंटू e⁻t/20। अब देखिए भैया, यही वो फॉर्मूला है जो अब हमारा आंसर दिला सकता है। अब इस फॉर्मूले में कितनी अज्ञात राशियां हैं, कितनी अज्ञात राशियां हैं, एक कि दो अज्ञात राशियां हैं, एक p है और दूसरा t है। अब अगर ये दो अज्ञात राशियों का एक फॉर्मूला है, इन दो अज्ञात राशियों में हमें एक अज्ञात राशि का मान अगर पता लग जाए तो हम दूसरी पता लगा सकते हैं। या तो हमें p बता दो तो हम t बता देंगे आपको, अगर हमको आप t बता दोगे तो हम p बता देंगे आपको। पहले कितनी अननोन क्वांटिटीज थी 3, तो अगर आप 3 अननोन क्वांटिटीज में एक हमको दोगे तो 2 बताना हमारे लिए मुश्किल है। अब 2 अननोन क्वांटिटीज हैं, इन दोनों में से कोई सी भी एक मुझे बता दोगे, मैं दूसरी आपको बता सकता हूं इसकी हेल्प से। अब फिर से क्वेश्चन पे आए, उन्होंने बोला कितने वर्ष लग जाएंगे कि राशि 2 गुनी हो जाएगी। मान लिया t वर्षों में राशि 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। माना t वर्षों में राशि 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगर t वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी तो समय की जगह पर क्या लिखेंगे t, और राशि की जगह पर क्या लिखेंगे 2 गुना लिखोगे। तो जमा कितना किया था 1000, 2 गुना लिखना है तो क्या लिखेंगे 2000। इसका मतलब अब p की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 2000 रुपए, 1000 इंटू e⁻, और t की जगह t आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखें, सॉल्व कर लें, इसके 3 जीरोज से इसके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो e⁻t/20 की वैल्यू कितनी आ गई 2। हम दोनों पक्षों, हमें तो t चाहिए देखो, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, बुआ जब इसका लॉग लेंगे तो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा t/20 log e इज इक्वल टू log 2 to the base e। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log e to the base e 1। याद रखिए, अगर ये नंबर और बेस दोनों सेम आते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये बन जाएगा 1। अगर ये 1 बन गया तो वैल्यू हमको मिली t/20 इज इक्वल टू log 2 to the base e। बट हमें तो t चाहिए ना, तो 20 उधर भेज दीजिए, फिर t इज इक्वल टू 20 log 2 to the base e। इतने वर्ष लग जाएंगे। अब अगर आपको log 2 to the base e की वैल्यू मालूम है
तो बड़ी आसानी से आप यहाँ रख दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वर्ष आपको पता चल जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं इस पे कि आंसर इतना ही आ ही रहा है इसका, तो क्या करेंगे फिर आप? उसको कुछ भी बदल करके, ठीक है ना। तो ये तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, देखिए। और कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि आपको हम बताएं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमने मान लिया कि किसी समय t पर मूलधन कितना है p, और समय के सापेक्ष मूलधन के परिवर्तन की दर उन्होंने दी है कि मूलधन के 5% के हिसाब से बदल रहा है। तो परिवर्तन की दर p का 5%, सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करना था मुझे, क्योंकि मुझे p चाहिए। सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल का मेथड यूज किया, जिसको कल ही अभी हमने ताज़ा पढ़ा हुआ है। p एक तरफ कर लिए, t एक तरफ कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ तक पहुँच गए हम। लॉगरिथम का मेथड लगा थोड़ा सा, वो वहाँ मैंने बताया आपको, और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हमने इसकी जगह c डैश ही मान लिया, तो c डैश ले लिया। अब इस फॉर्मूले पे हमारे पास 3 अज्ञात राशियां हैं, तो 3 अज्ञात राशियों में से अगर 2 दी जाए तो हम तीसरी निकाल पाएंगे। 3 में से 1 दोगे तो हम नहीं निकाल सकते, 2 अननोन क्वांटिटीज रहेंगे। इसलिए हमने इस पे एक इनिशियल जो शुरुआत की कंडीशन थी उसको यूज किया सबसे पहले, कि जब हमने पैसे जमा किए जाके उस समय तो एक भी समय नहीं बीता था ना भाई। आज पैसे जमा किए, कितना समय बीता? 0 के बराबर। क्यों? आप सोचोगे 1 सेकंड तो बीता, आधे घंटे तो हो गए जमा किए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? वर्षों में बात हो रही है, तुम आधे घंटे को लिए घूम रहे हो। वर्षों की तुलना में आपका आधा घंटा ना के बराबर है। इसलिए जब समय 0 है उस समय पैसे कितने आपने जमा किए? 1000। ये कंडीशन लगाई हमने, कांस्टेंट निकाल लिया। तो ऐसे जब भी सवाल लगेंगे एक प्रारंभिक स्थिति की कंडीशन जरूर लगाएं आप, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं? कांस्टेंट। नहीं तो ये अननोन बना रहेगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो ये प्रारंभिक स्थिति हमने अप्लाई कर दी, इससे सी डैश आ गया, यहां पर रख दिया। अब इसमें 2 अज्ञात राशियां, अब इन 2 में से हम जान गए कि अगर कोई एक बता दी जाए तो हम दूसरी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पी बता दो तो हम टी बता देंगे आपको सॉल्व करके। अगर आप टी हमें दे देंगे तो हम पी सॉल्व करके बता देंगे। क्वेश्चन को पढ़ा, उन्होंने पूछा कितने वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। तो वर्ष तो अभी भी अज्ञात रहा, पर ये जान गए कि हम वो 2 गुना करना चाहते हैं, 1000 का 2000 करना चाहते हैं। इसका मतलब मूलधन 2 गुना चाहिए उनको, समय बताना है आपको। तो मूलधन 2 गुना चाहिए यानी कि 2000 चाहिए और समय बताना है, तो मैंने इसकी जगह 2000 लिख दिया और ये सब सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाई। और इसके बाद टी की वैल्यू आ गई 20 log 2 to the base e। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आते हैं और यहां भी आपको देखने को मिल रहा है, देखिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर अब आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज आपकी 9.4। अब ये मुझे बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया? ये कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ जी, देखो ये 10 की घात 2 का मान क्या होता है? 100। इसी को लॉगरिथम में प्रदर्शित करने का हमारे पास एक तरीका है। क्या? कि log 100 to the base 10 इज इक्वल टू 2। log 100 का मान आधार 10 पर 2 होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 10 की घात 2 बराबर 100। ये कर सकते हैं, बात वही है आपकी। चाहे जैसे आप, जैसे कि कहीं पर भी लिखा हो log x to the base a इज इक्वल टू m लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो a to the power m इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a to the power m। ये घातांक के पदों में लिखा है और इसी को प्रदर्शित करने का हमारा एक तरीका लॉगरिथम में है। आप यूं समझ लो, ये 2 लाइनें लिखी हैं लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। एक बात को कहने के हमारे 2 तरीके हैं। यहां पर m जो है घातांक है, तो x की वैल्यू अगर a की घात m के बराबर है तो इसी बात को हम लॉगरिथम में जब लिखते हैं तो लिखते हैं log x to the base a इज इक्वल टू m। ये लिखा करते हैं। इस वजह से अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो ये नंबर 10 की घात 2 के बराबर आ जाएगा।
मतलब है कि ये नंबर e की घात t/20 + c के बराबर आ जाएगा। आगे और जगहों पर मिलेगा करने को आपको। लॉगरिथम आपके छोटी क्लासेस में होता है, जैसे मेरे ख्याल से 8th वगैरह में शायद पढ़ाया गया होगा आपको। पहले तो 9th वगैरह में भी होता था, लेकिन अभी 9th वगैरह में हमें लगता है नहीं है। तो उस समय अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब वहाँ पर बताया जाता है, तो आप नोट कर लीजिए तो फिर इसको। ओके, एक्सरसाइज 9.4 में सबसे पहले लिखा गया है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, उनका आपको व्यापक हल पता लगाना है हर अवकल समीकरण का। और सबसे पहली जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो है d dx of y is equal to 1 - cos x upon 1 + cos x। इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है तो y एक तरफ करना पड़ेगा और x एक तरफ आपको लेना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें ये दोनों ही x के फंक्शन है, इधर dx है तो केवल इसको इधर लेते आइए आप। dy is equal to 1 - cos x अपॉन 1 + cos x और यहां साथ में dx आ जाएगा। सेपरेट कर लिया हमने। अब हम चाहें तो इंटीग्रेट कर लीजिए या थोड़ा सा पहले कैलकुलेट कर लो, बाद में इंटीग्रेट कर लेना। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। 1 - cos x का क्या होगा? 2 sin² x/2। आपको याद है ये सब बताया था हमने। 1 - cos x को आप लिखेंगे 2 sin² x/2 और 1 + cos x को 2 cos² x/2 और साथ में dx। 2 से 2 कैंसल हो गया, ये ऐसा आ गया। dy इज इक्वल टू sin² x/2 अपॉन cos² x/2। इसको हम लिख सकते हैं tan² x/2 dx। अब अगर हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan² x/2 का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है, हमें इसको बदल लेना चाहिए थोड़ा सा। आपको याद है बेटा एक सर्वसमीका पढ़ी है आपने, आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ। तो tan² θ क्या हो जाएगा? sec² θ - 1। तो इसको बउआ हम लिख सकते हैं sec² x/2 - 1 और साथ में dx। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों पक्षों को। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए आप। समाकलन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 - 1 इंटू dx। dy का इंटीग्रल क्या आएगा? y। sec² x/2 का बताइए। 2 tan x/2 भाई sec² x/2 का, sec² x का क्या होता है? tan x। तो sec² x का तो हमने tan x/2 कर दिया। अब x के साथ 2 भाग में है तो समाकलन में 1 गुणा में आएगा और 1 का क्या हो जाएगा? x + c। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण, नाम अवकल समीकरण है, लेकिन इसमें समाकलन अगर आपको नहीं आता है तो आप कर नहीं सकते हैं। और यही रीजन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में पढ़ाई जाती है, पहले इंटीग्रेशन का पूरा पोर्शन आपको स्टडी करवाया जाता है। तो क्योंकि आप समाकलन पढ़ चुके हो तो वो समाकलन का हर तरीका आपको मालूम होना चाहिए, हर फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई फंक्शन आता है तो आप उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो अवकल समीकरण का सबसे मेन पार्ट आप जानते हो इंटीग्रेशन है। नाम अवकल समीकरण है पर अवकलन नहीं, समाकलन इसका मेन हिस्सा है। वो अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा ही फिर तो। इसलिए समाकलन बहुत जरूरी है। अगर आप भूल रहे हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, ताकि आपसे इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस हो सके। ये हमारा आंसर बन जाएगा, इसके अलावा और कुछ करना नहीं मुझे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। आप लोगों ने किया था ये क्वेश्चन? नहीं आया? अभी आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को भी नहीं आया था? आ गया था? ठीक, बहुत बढ़िया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है d dx ऑफ y इज इक्वल टू √4
4 माइनस वाई स्क्वेयर, इन्होंने ये भी बोला वेयर -2 इज ग्रेट लेस देन वाई इज लेस देन 2, मतलब जो y की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए -2 से बड़ी है लेकिन +2 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। y वाले एक तरफ कर लो, dy अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dx। 4 को भी ना आप ऐसा 2 स्क्वायर लिख दो, 4 को भी क्या लिख दो 2 स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए ये क्या बन गया, ये अभी कुछ नहीं बना, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों पक्षों में। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यह आ जाएगा dy अपॉन √2 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, क्या होता है बताओ। अरे वो तो बहुत बड़ा हो गया भाई, वो नहीं लगेगा। साइन इनवर्स x अपॉन ए, इसमें 1 अपॉन ए नहीं होता पहले, क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक, तो इसको हम करेंगे साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब ये देखना है क्या यही आंसर आ रहा है या और कुछ करना पड़ेगा हमको, यही आ रहा है आंसर। आप चाहे तो साइन इनवर्स को उधर ले जा सकते हैं, तो y/2 इज टू साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, फिर 2 भी उधर चला जाएगा, ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, तो आप ऐसे कर लो y/2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी और फिर इसके बाद y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से आ रहा है आंसर, बस ऐसे आप कर लीजिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए। थर्ड नंबर पे है डी dx ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू 1। उन्होंने बोला y जो है वो 1 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन दी है कि इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती या 1 के बराबर नहीं है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक काम करिए y को उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा डी dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अभी दोनों पक्षों का आप क्या कर लें, समाकलन कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस लॉग 1 माइनस वाई। अगर ये y माइनस 1 होता तो केवल लॉग y माइनस 1 आता, फिर माइनस 1 बाहर नहीं आता। भाई इसमें हमने कौन सा रूल लगाया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x वाला लगाया, तो लॉग x बन गया और उसके बाद y नेगेटिव है तो माइनस तो बाहर लाना पड़ेगा आपको। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 80। अब ये ऐसे दे रहे हैं कि और इसको बदला जा रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है आंसर में, तो आप इसको और चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, आप इसको ये चेंज कर सकते हैं कि आप माइनस उधर भेज दीजिए, तो यह आ जाएगा log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, ऐसा तो बन सकता है।
फिर अब इस पे जब बेस कुछ नहीं होता तो आपको याद होगा e मानते हैं हम उसको। तो अगर ये log m टू द बेस n या log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 टाइप का है तो आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर y निकालना चाहते हैं तो y उधर भेज दो, ये इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये y की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से दिया जा रहा है, ऐसे ही आ रहा है, तो हो गया हमारा जवाब। समझ आया कि नहीं आया आपको? नहीं आया, बताइए आगे। अरे वही रूल लगाया भैया, देखो आपको याद नहीं आया, अभी हमने बताया था log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू 2 होती है, और इसको हम चाहे तो घातांक के रूप में लिख दें 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। तो वही हमने किया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, और फिर y निकाला तो ये माइनस उधर भेज दिया, इसको इधर ले आए, y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 3 नंबर, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 और इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने बताया ना, आप इससे परेशान मत होइए, ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वो आंसर चाहिए जो बुक में आ रहा है, हम तो भी लाके आपको दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, हम यहां से काम कर लेते हैं, यहां पर इस जगह के बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। माइनस ले लो कॉमन और वो माइनस यहां भेज दीजिए। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा बताओ? यह आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इतना बना। अब जब समाकलन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? log y माइनस 1, और ये क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस सी। यहां पर e बेस में है तो हम क्या लिख सकते? y माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, अब y माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर सी। घातें जुड़ी हुई है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। y माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर सी एक कांस्टेंट टर्म है, आप चाहें तो इसको a मान लीजिए, तो हमने a लिख दिया और e टू दी पावर माइनस एक्स कर दिया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस ए ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो वो हमने क्या गलत किया? कुछ गलती नहीं है। देखो आपको एक चीज और मैं याद दिला दूं, आपको जब पढ़ा रहे थे कि जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, आपने देखा तो एक क्वेश्चन ऐसा भी मिला था जिसमें जनरल सॉल्यूशन जो हमारा था वो अलग अलग टाइप का था, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों सेम आ जाती थी। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं इसमें भी चाहूँ तो आपको करके दिखा सकता हूँ। देखिए कैसे, देखिए इसमें हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर माइनस सी, ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस सी। क्लियर? यहां ई टू द पावर माइनस सी क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? तो 1 y इज इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट है तो ई टू द पावर माइनस सी को हम क्या लिखते हैं? माइनस ए। कोई प्रॉब्लम है? आप सोचोगे माइनस क्यों लगाया? तो कांस्टेंट तो अब भी है ना वो, आप माइनस लगाओ प्लस लगाओ, कांस्टेंट तो अब भी है। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बुक वाला आंसर चाहिए तो ये कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस ए ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। प्रॉब्लम कोई नहीं है, फॉर्मेट वही है। आप यहां से भी छोड़ेंगे तो भी सही है, आप ऐसा करके लाएंगे तो भी सही है। एग्जामिनेशन में आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, इसलिए वहां जैसे भी आप आगे तक पहुंच जाइएगा, वहां मत सोचिएगा कि इसका आंसर कैसे आ रहा था। समझ रहे हैं? तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 4th नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें आप एक काम करिए कि इसको उधर भेज दीजिए, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है ना, उसके लिए ये हमको करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और उसके साथ डी वाई, इसको उधर भेजना है तो माइनस लग जाएगा और ये बेटा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई और साथ में ये क्या हो गया डी एक्स। अब y वाले टर्म्स एक साइड में कर लीजिए, x वाले दूसरी तरफ कर दीजिए। ये y है, ये y है और इसमें ये भी y है, तो क्या मिलेगा आपको सेक स्क्वायर y अपॉन टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स और साथ में डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर y डी वाई, उधर से टेन वाई आ गया, इधर माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर से टेन एक्स आ गया। ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो इसको इंटीग्रेट करना है आपको, आपको नहीं लग रहा है नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन दिख रहा है। टेन एक्स ओ आई एम सॉरी टेन वाई है यहाँ पर, टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर वाई, तो नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, इसका क्या आंसर होता है लॉग फलन, तो लॉग टेन वाई ठीक इज इक्वल टू माइनस लॉग, और इसको क्या लिख दें टेन एक्स भी तो लॉग फलन है, और इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हमने कांस्टेंट भी लॉग सी लगा दिया। देखो सारे टर्म जब लॉग में है तो मैंने कांस्टेंट भी क्या लगा दिया लॉग सी, बात तो वही है ना, कांस्टेंट सी लगाओ चाहे लॉग सी लगाओ एक ही चीज है। अब ये इधर लेके आ जाइए आप, अगर इसको आप इधर ले आएंगे तो ये इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा लॉग टेन वाई प्लस लॉग टेन एक्स log 10x इज इक्वल टू log c। अब log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा log 10y इंटू 10x इज इक्वल टू log c। दोनों पक्षों की तुलना करवा दीजिए आप, तो 10y इंटू 10x इज इक्वल टू क्या होगा c, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c के बराबर आ जाएगा। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ पाई कि नहीं समझ आया आपको, आ गया समझ में? तो देखो कांस्टेंट के लिए ना आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करें। अब देखिए कांस्टेंट वैसे हम c लगाते रहे हैं, और इसमें मैंने क्या लगाया log c। अगर हम log c नहीं लगाते तो क्या आंसर नहीं आता, ऐसा नहीं है, फिर भी आंसर आ जाता, और यही आंसर आता। क्यों? क्योंकि उसमें फिर हमको ये बोलना पड़ता एंटी लॉग सी भी तो एक कांस्टेंट है, उसकी जगह पर हम सी लिखते। आप बिल्कुल परेशान मत हो, नोट कर लीजिए। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, या यही कर लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इसे सॉल्व करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए इसको पहले उधर भेजो, तो यहां पर बन जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। ठीक,
अब x वाले जितने भी टर्म सब एक तरफ कर लीजिए, तो ये dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और साथ में dx। ये dy के साथ ये गुणा में है, उधर जाके भाग में चला गया, अपॉन में आ गया। देखिए ये ऊपर लिखा रहा, ये अपॉन में आ गया dx। अब x एक तरफ हो गया, y पूरा एक तरफ आ गया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स में। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। इसको देखकर आपको नहीं लगता कि नीचे फलन है, ऊपर उसी का अवकलन है? इसका अवकलन करोगे e टू द पावर x, इसका माइनस e टू द पावर माइनस x, तो जो ये फंक्शन लिखा है उसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा? इधर dy का इंटीग्रल क्या होगा? y। इसका इंटीग्रल क्या आएगा? लॉग फलन। तो लॉग की जगह पर लॉग और फलन की जगह e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और साथ में प्लस c। अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे दिया गया है। तो आंसर ऐसे ही दिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जवाब हो गया। और ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, यहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये दिया गया है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, इसको यहां ले आइए, dx को उधर भेज दीजिए। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। ठीक है, y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, निशान नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा? tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इधर 1 का क्या होगा? x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3। और आई होप कि यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद 7 नंबर करेंगे, पर पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। देखो इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब एक तरफ ये टर्म हो जाएगी, एक तरफ ये टर्म हो जाएगी। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x dy इज इक्वल टू y log y dx। एक साइड में ये टर्म हो गया और दूसरी साइड में ये टर्म हो गया। अब सेपरेट कर लीजिए, तो y अपॉन dy अपॉन y log y इज इक्वल टू dx अपॉन x, dy अपॉन y log y इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y dy अपॉन log y इज इक्वल टू dx अपॉन x। देखो क्या लिख सकते हैं या नहीं? अभी भी तो 1 अपॉन y dy अपॉन log y, बात तो वही है। आप जब चाहोगे इसको फिर से y इसके साथ आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों पक्षों में। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy अपॉन log y इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। इसमें आप देखिए रूल क्या लग सकता है, नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, तो नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन। तो ये यहाँ पर बन जाएगा लॉग फलन, फलन यानी कि लॉग वाई इज इक्वल टू 1/x का क्या होगा, लॉग x। अब इसमें भी हम करे ले रहे हैं log c। फिर जब दो जगह log है तो फिर क्वेश्चन को भी log भी लिख लो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इसको इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा, या cx कर दीजिए उधर, log y इज इक्वल टू log cx। देखो लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है भाई, बताइए। log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तुलना करा दो। log y बराबर log cx, तो क्या मिल जाएगा, log y इज इक्वल टू। अब अगर log y इज इक्वल टू cx है और यहाँ बेस e है, तो आपको नहीं लगता कि हम y इज इक्वल टू e टू द पावर cx लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर cx। नहीं समझ में आया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन किया, 7th। 8th नंबर देखिए क्या है, x टू द पावर 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y टू द पावर 5। x टू द पावर 5 d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर 5। नो, कुछ गलती हो गई, y टू द पावर 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। अब इसको कैसे किया जाए, फिर से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा dy अपॉन y टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x टू द पावर 5। देखो सही है कि नहीं, dy लिखा, इसको इधर ले आया, अपॉन में आ गया, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, माइनस अपनी जगह पर लगा रहा। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों पक्षों में। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट इधर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर माइनस 5 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 5 dx। इसको भी उधर भेज दिया ऊपर, इसको भी ऊपर ले गए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4, ये होगा x टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, अब हम आंसर की तरह से देख लेते हैं कि किस तरह से इसका आंसर दिया जा सकता है। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसको इधर ले आइए तो x टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4 माइनस y टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू c। ये माइनस रहेगा ना, अच्छा हाँ, ये इधर से इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, आ गया ना समझ में कि माइनस वन कैंसिल हुआ था, पर जब इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इसका लगा रहा, इज इक्वल टू सी। एक काम कर देते हैं, -4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरी इक्वेशन को। -4 से बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर -4, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे y टू द पावर -4, और ये क्या बन जाएगा, -4c। c कांस्टेंट है तो -4c कौन सा वेरिएबल बन गया, -4c भी तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर -4 प्लस y टू द पावर -4 इज इक्वल टू c डैश, जहां c डैश मैंने किसकी जगह पर लिखा है, -4c की जगह पर, और यही बिल्कुल आंसर आपका दिया जा रहा है। अब आप बताएं ये आपको समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लीजिए।
9 नंबर को अब सॉल्व करेंगे अगली बार हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि 9 नंबर पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और समय आपके पास कम है, तो हम 8 नंबर तक ही आज रखेंगे क्वेश्चन। 9 नंबर और उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते ही मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।